मुंबई अंडरवर्ल्ड का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? गैंग वॉर, सड़कों पर गोलीबारी, हफ्ता वसूली। हाँ, और डोंगरी से दुबई तक फैली वो दहशत। बिल्कुल। ये वो दौर था जिसे हमने फिल्मों में भी खूब देखा है। लेकिन 2001 के बाद से मुंबई की सड़कों पर वो खुली गोलीबारी और गैंग वॉर, वो सब लगभग बंद हो गया है। हाँ, शांत हो गया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी खत्म हो गई, या उसने सिर्फ अपना चोला बदल लिया है? ये खत्म होने की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े, आप कह सकती हैं, काया पलट की कहानी है। जो जानकारी सामने आई है वो बताती है कि डी कंपनी ने जानबूझकर अपने काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है। मतलब वो बंदूक के जोर पर चलने वाले क्राइम से हटकर अब एक ऐसे कॉरपोरेट स्ट्रक्चर की तरह काम कर रही है जिसे पकड़ना और समझना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अच्छा। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे कि ये बदलाव क्यों और कैसे हुआ, और डी कंपनी का ये नया बिजनेस मॉडल क्या है जो उसे शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक बना सकता है। चलिए तो फिर इस बदलाव की जड़ से ही शुरू करते हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या कि 90 के दशक का वो खूनी दौर अचानक थम सा गया? वो दौर जब मुंबई में दाऊद और छोटा राजन के बीच गैंग वॉर अपने चरम पर था। बॉलीवुड में अबू सलीम का खौफ था और गुलशन कुमार की हत्या ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। ये सब रुका कैसे? इसके पीछे दो बहुत बड़ी और आप कह सकती हैं निर्णायक वजह थी। पहली और सबसे बड़ी वजह थी 1993 की मुंबई बम धमाके। हाँ, 12 मार्च 1993। वो दिन, उस दिन मुंबई में हुए उन 12 सिलसिलेवार धमाकों ने सब कुछ बदल दिया। उन धमाकों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और उन धमाकों ने दाऊद की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। वो अब सिर्फ एक स्मगलर या गैंगस्टर नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल आतंकवादी बन गया, भारत का दुश्मन। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं से उसका खेल पूरी तरह बदल गया। वो अब भारत वापस नहीं आ सकता था। नहीं, कोई सवाल ही नहीं था। इंटरपोल और अमेरिका ने उसे अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया। भारतीय एजेंसियों का दबाव इतना ज्यादा बढ़ा कि उसे दुबई छोड़कर कराची जाना पड़ा, जहां उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पनाह दी। तो उसका ऑपरेशनल बेस हमेशा के लिए भारत से बाहर चला गया। हाँ, और वो आईएसआई के हाथ का एक ऐसा मोहरा बन गया जिससे वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने लगी। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात, लेकिन मुंबई के अंदर जमीन पर भी तो कुछ बहुत बड़ा हो रहा था जिसने इन गैंग्स की कमर तोड़कर रख दी। हाँ, और वो थी दूसरी बड़ी वजह, मुंबई पुलिस का पलटवार। पुलिस को ये समझ आ गया था कि पुराने तरीकों से इन गैंग से नहीं निपटा जा सकता। इसलिए एक नई आक्रामक रणनीति अपनाई गई। पुलिस ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की एक टीम बनाई जिसमें प्रदीप शर्मा और दया नायक जैसे नाम सामने आए, जिनका काम ही था गैंग के शूटरों को चुन चुनकर खत्म करना। इन नामों पर तो फिल्में भी बनी है। कहा जाता है कि इनका तरीका था जैसे को तैसा। बिल्कुल, इन अफसरों ने गैंग के शूटरों को एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया। 1990 से 2003 के बीच आप सोचिए 300 से ज्यादा इनकाउंटर हुए। 300 से ज्यादा? हाँ। दाऊद और छोटा राजन दोनों के गैंग के बड़े बड़े शार्प शूटर मारे जाने लगे। ये एक तरह से गैंग्स के नेटवर्क पर सीधा हमला था और इसने अंडरवर्ल्ड की जड़ों को बुरी तरह हिला दिया। लेकिन सिर्फ बंदूक ही नहीं चल रही थी, कानून का शिकंजा भी कसा जा रहा था। हाँ, और वो बहुत जरूरी था। आप MCOCA की बात कर रहे हैं, पर क्या सिर्फ एक कानून से इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है? पड़ सकता है, अगर वो कानून MCOCA जैसा हो। 1999 में लाया गया महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं था, ये गैंग्स के खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र जैसा था। अच्छा। इसने पुलिस को वो ताकतें दी जो पहले कभी नहीं थी। क्या खास था इसमें ऐसा? 3 बड़ी बातें थीं। पहली, पुलिस को फोन टैपिंग की कानूनी इजाजत मिल गई, जिससे गैंग्स की प्लानिंग पर नजर रखना आसान हो गया। दूसरी, इस कानून के तहत जमानत मिलना लगभग नामुमकिन बना दिया गया। और तीसरी, जो सबसे अहम थी, एक ऊंचे पद के पुलिस अधिकारी के सामने दिया गया इकबालिया बयान कोर्ट में सबूत माना जाने लगा। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। इस एक प्रावधान ने गैंग्स के अंदर का कोड ऑफ साइलेंस, यानी वो जो चुप्पी का नियम होता है, उसे तोड़ दिया। तो मतलब अब इनकाउंटर का डर और MCOK का शिकंजा, इन दोनों ने मिलकर मुंबई में गैंग्स के लिए काम करना लगभग नामुमकिन बना दिया। तो जमीन छिन गई, शूटर मारे गए और कानून का फंदा कस गया। जाहिर है पुराना धंधा बंद होना ही था। बिल्कुल। तो डी कंपनी ने खुद को जिंदा रखने के लिए क्या किया? यहीं से कहानी असल में दिलचस्प होती है ना? यहीं से डी कंपनी 2.0 की शुरुआत होती है। जब बंदूक और वसूली का रास्ता बंद हो गया तो उन्होंने ऐसे अपराधों पर ध्यान लगाना शुरू किया जो कम दिखते हैं, जिनमें खून खराबा नहीं है, लेकिन मुनाफा
पहले से कई गुना ज्यादा है। अच्छा। जानकारी के मुताबिक इनके 4 नए मुख्य धंधे हैं और इसमें सबसे पहला जो है वो सुनकर शायद यकीन ना हो, दवाओं की स्मगलिंग। दवाओं की स्मगलिंग, ये तो बहुत ही मतलब आप कह रहे हैं कि ये लोगों की सबसे बड़ी मजबूरी उनकी बीमारी से पैसा बना रहे हैं। हाँ, किस तरह की दवाएं? कैंसर की दवाएं। डी कंपनी भारत में बनी कैंसर की असली और नकली दोनों तरह की दवाओं की तस्करी चीन जैसे देशों में कर रही है। लेकिन चीन में ही क्यों? क्योंकि वहां डिमांड और सप्लाई का एक बहुत बड़ा गैप है जिसका ये फायदा उठा रहे हैं। चीन में भारतीय दवाओं पर बैन है, लेकिन उनकी जरूरत बहुत ज्यादा है। अच्छा। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कैंसर के इलाज का सालाना खर्च भारत के मुकाबले 10 गुना तक ज्यादा है। 10 गुना? हाँ, डी कंपनी इसी मौके को भुना रही है। वो ड्रग एजेंट्स के नेटवर्क के जरिए ये दवाएं अवैध तरीके से चीन पहुंचा रही है। सोचिए, एक परिवार अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर कैंसर की दवा खरीदता है और उसे ये भी नहीं पता होता कि वो असली है या आटे से बनी नकली गोली। क्या इसका कोई ठोस मामला सामने आया है? हाँ, नवंबर 2022 में दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के सोनीपत में कैंसर की नकली दवा बनाने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया था। अच्छा। उस रैकेट के तार चीन, बांग्लादेश और नेपाल तक से जुड़े थे और जांच एजेंसियों ने उस मामले में डी कंपनी का हाथ होने का शक भी जताया था। तो ये एक ऐसा सफेदपोश अपराध है जिसमें कोई गोली नहीं चलती, लेकिन ये लोगों की जान से खेल रहा है। बिल्कुल। ये वाकई डरावना है। अच्छा, ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा क्या है? आपने रियल एस्टेट का जिक्र किया था। हाँ, दूसरा धंधा है रियल एस्टेट और बिल्डिंग तोड़ने का ठेका। ये 2 तरीकों से काम करता है। एक तरफ तो वो प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाकर अपने काले धन को सफेद कर रहे हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक क्लासिक तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका ज्यादा शातिर है। वो क्या है? मुंबई में पुरानी और जर्जर इमारतों को गिराने का एक नया रैकेट। जब बॉम्बे हाई कोर्ट किसी पुरानी खतरनाक बिल्डिंग को गिराने का आदेश देता है, जैसे हाल ही में 48 इमारतों का मामला आया था। हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। तो दाऊद के लोग बिल्डरों या ठेकेदारों को डरा धमकाकर वो ठेका खुद ले लेते हैं। मतलब ये तो कमाल की चालाकी है, कानूनी ठेके की आड़ में वसूली। इससे तो उन्हें दोहरा फायदा होता होगा। बिल्कुल। एक तो उन्हें बिल्डिंग गिराने के ठेके का सरकारी या प्राइवेट पैसा मिलता है और दूसरा उस इमारत से निकलने वाला हजारों टन कीमती सामान, लोहा, पीतल, तांबा, पुरानी लकड़ी, वो सब भी उनका हो जाता है। इस मलबे को बाजार में बेचकर वो करोड़ों कमाते हैं। तो वो सिर्फ ठेके का पैसा नहीं ले रहे, बल्कि उस इलाके के पूरे स्क्रैप के धंधे पर कब्जा कर रहे हैं। ये तो बहुत सोचा समझा तरीका है, लेकिन मैंने सुना है कि अब ये लोग टेक्नोलॉजी के मैदान में भी उतर आए हैं। ये फोन क्लोनिंग वाली बात क्या है? ये उनका तीसरा और शायद सबसे हाईटेक धंधा है, मोबाइल फोन क्लोनिंग रैकेट। इसका ऑपरेशन बहुत ही व्यवस्थित है। कैसे? डी कंपनी के लोग भारत से महंगे स्मार्टफोन चोरी करवाते हैं, फिर इन फोन्स को बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भेजा जाता है। पाकिस्तान में इन फोन्स को ले जाने का मकसद क्या है? उन्हें वहां बेचना या इसका कोई और ही खेल है? खेल कुछ और ही है। पाकिस्तान में एक जर्मन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके एक ही IMEI नंबर से 40-50 फोन क्लोन कर दिए जाते हैं। एक IMEI से 40-50 फोन? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही फोन की दर्जनों डिजिटल कॉपी बना दी जाती हैं, जिन्हें ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और फिर इन अनट्रेसेबल फोन्स का इस्तेमाल वापस भारत में ही होता होगा, धमकियां देने और फिरौती मांगने के लिए। एकदम। फिरौती, धमकी, ड्रग्स की तस्करी और दूसरे अवैध कामों के लिए इन्हीं क्लोन किए गए फोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। 2021 में महाराष्ट्र ATS ने मुंबई के डोंगरी से ही एक ऐसे शख्स को पकड़ा था जो इसी नेटवर्क का हिस्सा था। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो तकनीक का इस्तेमाल करके एजेंसियों को पूरी तरह से अंधेरे में रखता है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा रहा? हो सकता है ये बस छोटे मोटे रैकेट हों और हम उन्हें दाऊद के नाम से जोड़कर बड़ा बना रहे हों। ये सवाल जायज है, लेकिन जब आप इसका पैमाना देखती हैं, स्केल, हाँ, चोरी भारत में, रूटिंग बांग्लादेश नेपाल से, क्लोनिंग पाकिस्तान में और इस्तेमाल वापस भारत में, ये किसी छोटे मोटे गैंग का काम नहीं हो सकता। सही बात है। इसके लिए एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट की जरूरत है और इस इलाके में डी कंपनी से बड़ा कोई सिंडिकेट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं चौथे धंधे पर। क्या ये पुराने धंधों का ही नया डिजिटल रूप है? हाँ, एक तरह से वही है। जमीन पर हफ्ता वसूली की जगह अब ऑनलाइन सट्टेबाजी और हवाला के जरिए पैसा कमाया जा रहा है। ये ज्यादा सुरक्षित है और इसमें पकड़े जाने का खतरा भी कम है। बहुत कम।
महादेव ऐप जैसे मामलों में हमने देखा है कि कैसे दुबई से बैठकर भारत में हजारों करोड़ का सट्टा चलाया जा सकता है। दी कंपनी इसी मॉडल पर काम कर रही है। और पैसा हवाला के जरिए सैकड़ों बोगस खातों से होता हुआ दुबई पहुंच जाता है, जिसे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन है। और इसके अलावा नकली नोटों का कारोबार तो उनका पुराना और भरोसेमंद धंधा है जो लगातार जारी है। तो कुल मिलाकर सड़कों पर गोलीबारी नहीं हो रही, जो शायद एक अच्छी बात लगती है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि डी कंपनी का ये नया कॉर्पोरेट रूप ज्यादा खतरनाक है? हाँ, ये भारतीय एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी और कई ज्यादा जटिल चुनौती है। क्यों? इसकी कई वजह हैं। सबसे पहले तो यही कि ये सफेद पोश अपराध है। इनमें खून खराबा नहीं होता, इसलिए जनता और मीडिया का ध्यान इन पर कम जाता है। जब तक कोई बड़ी घटना ना हो, ये अपराध रडार के नीचे चलते रहते हैं। और जैसा कि आपने बताया, पूरा ऑपरेशन अब भारत के बाहर से चल रहा है। ये तो सबसे बड़ी मुश्किल होगी। ये दूसरी और सबसे बड़ी चुनौती है। पूरा सिंडिकेट कराची और दुबई से ऑपरेट हो रहा है, इसलिए भारतीय एजेंसियों के लिए सबूत जुटाना, निगरानी रखना या एक्शन लेना बेहद मुश्किल हो गया है। पहले वो मुंबई की गलियों में मौजूद गुंडों से निपट रहे थे, अब वो एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट से निपट रहे हैं जिसका नेटवर्क कई देशों में फैला है। तो अब लड़ाई सड़कों पर नहीं, बल्कि साइबर स्पेस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की दुनिया में लड़ी जा रही है। बिल्कुल। तो फिर एजेंसियां कर क्या रही हैं? क्या वो पूरी तरह बेबस हैं? बेबस नहीं है, लेकिन उनका काम बहुत मुश्किल हो गया है। कानूनी धंधों की आड़ लेना भी इन्हें बचाता है। जब आप रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन जैसे कानूनी धंधों की आड़ में काम करते हैं, तो आपके पैसे के स्रोत को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते इतने जटिल बना दिए जाते हैं कि एजेंसियां उलझ कर रह जाती हैं। और खुद दाऊद की चालाकी भी एक बड़ा फैक्टर है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था कि उसने पाकिस्तान में दूसरी शादी कर ली है। पहली नजर में ये एक निजी मामला लगता है, लेकिन क्या इसके पीछे भी कोई चाल थी? NIA के सूत्रों के मुताबिक ये शादी सिर्फ एक चाल थी। अच्छा। दाऊद ने एक पठान महिला से दूसरी शादी सिर्फ इसलिए की ताकि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का ध्यान उसकी पहली पत्नी महजबीन शेख से हट जाए। क्यों? महजबीन से क्यों ध्यान हटाना था? क्योंकि महजबीन उसके सारे काले कारोबार, उसके नेटवर्क और उसके राज जानती है। वो एक तरह से उसकी बिजनेस पार्टनर रही है। इस तरह के कदम उठाकर वो दिखाता है कि वो हमेशा एजेंसियों से एक कदम आगे सोचने की कोशिश कर रहा है। तो हमने शुरू किया था मुंबई माफिया के खत्म होने की बात से, लेकिन सच तो ये है कि उसने सिर्फ अपना रूप बदला है। बिल्कुल। वो अब एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कॉरपोरेशन बन गया है जिसे देखना और पकड़ना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल सही। डी कंपनी अब बंदूक की ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग, तकनीक और पैसे की ताकत से चलने वाला सिंडिकेट है। उसने खुद को समय के साथ बदल लिया है, ठीक किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह जो बाजार के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बदलती है। वो अब गैंगस्टर नहीं, एक कॉर्पोरेट क्रिमिनल है। एकदम। श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ लाते हैं। स्रोतों में इस बात का भी जिक्र है कि दाऊद इब्राहिम, जाकिर नाइक जैसे कट्टरपंथी संगठनों को फंडिंग करता रहा है। हाँ, ये एक बहुत गंभीर पहलू है। अब जब उसके पैसे कमाने के तरीके इतने छिपे हुए और ज्यादा मुनाफे वाले हो गए हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि इस शांत पैसे का, जो बिना किसी गोलीबारी के कमाया जा रहा है, कट्टरपंथी विचारधाराओं को फैलाने में क्या और कितना बड़ा इस्तेमाल हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य में एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभर सकता है।